हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन के बारे में कि बेसिकली डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, क्यों हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं एंड उसका इम्पैक्ट क्या होता है या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो अब हमें देखना है कि हम उनका कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं और हम इनका कंजर्वेशन क्यों करते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की और उसी के साथ जब हम बात करें डिफॉरेस्टेशन की, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई डिफॉरेस्टेशन के जब इतने ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, वो भी नेगेटिव इफेक्ट्स है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व ही कर ले। तो उसी के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर बेसिकली होता क्या है, हम इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। जब भी हमें लगता है ना कि कोई चीज हमारी खराब हो रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इवन अगर हमारे घर का जो फूड है उसी को हम ले ले, तो भी हमने देखा है कि रात के अंदर जो फूड बच जाता है, मम्मी क्या करती है उसका, तो उसे मम्मी रेफ्रिजरेटर में रख देती है सो दैट कि उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसा नहीं हो कि मॉर्निंग में हम उठे और वो हमें किचन में ही मिले और वो पूरा का पूरा खराब हो जाए, जिसको कि हम वापस से कंज्यूम नहीं कर सके। इवन स्वीट्स भी होते हैं, उनको भी कंजर्व किया जाता है। बहुत सारी ऐसी फूड आइटम्स है हमारे पास में जिनको कि प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी हम उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर सके, उसके लिए हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। या तो हम उसके अंदर कोई चीज को मिक्स कर देते हैं या हम उसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। दैट मीन्स कि कोई ना कोई हमारे पास ऐसा मेथड जरूर होता है ताकि हम हमारे फूड को कंजर्व कर सके। तो वैसे ही हमारे पास में एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे हम हमारे फूड को प्रिजर्व करते हैं, वैसे ही हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को भी प्रिजर्व करने की जरूरत है, यानी उनको कंजर्व करने की जरूरत है। दैट मीन्स कि उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग wild species and their habitats in order to maintain healthy wildlife species or population and to restore, protect or enhance natural ecosystem. We know very well कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बट स्टिल हम उसको एक बार देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है किसको रेफर करता है, द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड स्पीशीज। बेसिकली जो वाइल्ड स्पीशीज होती है उनको अगर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड देयर हैबिटेट, हम उनके हैबिटेट्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्दी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। किसके लिए कर रहे हैं, उसके हैबिटेट को मेंटेन, उसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट, ताकि जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है उसका हेल्दी डेवलपमेंट हो सके और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड ना हो जाए या वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। और पॉपुलेशन एंड टू रिस्टोर, प्रोटेक्ट एंड एनहांस नेचुरल इकोसिस्टम, एंड साथ ही साथ हम नेचुरल इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करेंगे, उसको भी एनहांस करेंगे सो दैट कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दोनों का ही कंजर्वेशन हो जाए। बट द मेन क्वेश्चन इज व्हाई फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ शुड बी सेव्ड। क्यों हमें इनको सेव करना है, क्यों हमें इनको कंजर्व करना है। भाई ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑलरेडी ये सब इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, बट स्टिल हम इनको प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम इनके प्रोटेक्शन की बात? भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट को ही तो खत्म कर रहे थे। तो जब सिर्फ फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हो तो हमें तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने की जरूरत है, बट फिर हम इसके बीच में वाइल्ड लाइफ की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों इनको सेव करना है। भाई फॉरेस्ट के बारे में तो हमको पता है कि जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इवन अर्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दैट इज वाई हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई फॉरेस्ट को हम कंजर्व कर सके। बट हम वाइल्ड लाइफ की बात क्यों करें, हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों हम सोच रहे हैं कि हाँ जो जंगल में रहने वाले प्लांट्स है, एनिमल्स है, हमको उनको भी प्रोटेक्ट करना है, उनको भी कंजर्व करना है। अगर वो खत्म हो भी जाएंगे तो ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा। The first thing is कि डिस्टर्ब फूड चेन। जब हम वाइल्ड लाइफ की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। भाई जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, यानी जब हम बहुत सारे पेड़ को काट देते हैं एक पर्टिकुलर एरिया से, बहुत लार्ज क्वांटिटी में जब पेड़ों को काटते हैं तो हम उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। एंड उस डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हमने बहुत ज्यादा पढ़े हैं। हमने पढ़ा है कि उससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, उससे जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो सकती है, इवन जो वाइल्ड लाइफ है वो अपना हैबिटेट भी उससे खो देगी। बट जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की, तो हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई हम क्यों इनको कंजर्व करें, जंगली जानवर ही तो है। अगर जंगल से जंगली जानवर हट जाएंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा। भाई अगर शेर नहीं होगा तो क्या हमारे घर में कोई चीज की कमी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। इवन हमारे यहाँ पर जो शेर के होने का जो खतरा है वो भी खत्म हो जाएगा। और जो कई बार होता है कि गांवों के अंदर हमको न्यूज मिलती है कि कहीं कोई शेर घुस आया है, कहीं पर कोई टाइगर घुस आया है या कोई लियोपार्ड कहीं पर घुस आया है और लोग उसको खत्म कर रहे हैं या उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज वो लोगों को खत्म कर देगा या फिर वहां पे नुकसान पहुंचाएगा। तो क्यों हम शेर को प्रोटेक्ट करें? क्या जरूरत है शेर की? नहीं भी होगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे घर में शेर से कुछ नहीं आता है तो भी हमें उस शेर को कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट है। क्यों है? बिकॉज उससे क्या होगा, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी।
अगर वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाती है तो उससे फूड चेन डिस्टर्ब होगी। अब ये कैसे डिस्टर्ब होगी, तो देखो हमने एक फूड चेन के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि भाई होती है, फर्स्ट हमने लिया था ग्रास। ग्रास का मतलब हम ग्रीन प्लांट से उसको डिनोट करते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट्स बोले चाहे ग्रास बोले एक ही बात है। हमारे लिए जो फूड चेन शुरू होती है, जो बेसिक फूड चेन हमको याद रखनी है, वो हमको ग्रास से याद रखनी है। अब ग्रीन प्लांट्स को याद रखेंगे, फिर एक एनिमल, फिर दूसरा एनिमल। इट्स बेटर कि हम एक कंप्लीट फूड चेन को याद रखें, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी और हमको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। सो द फर्स्ट थिंग इन द फूड चेन वाज ग्रास। ग्रास को किसने खाया था? ग्रास को खाया था ग्रास हॉपर ने। आई होप कि आपको ये फूड चेन याद होगी, जो कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था। तो ग्रास को किसने खा लिया? ग्रास हॉपर ने खा लिया। अब इस ग्रास हॉपर को कौन खाने वाला है? तो ग्रास हॉपर को खाने वाला है फ्रॉग। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? भाई फ्रॉग खाएगा। अब ये जब फ्रॉग वहां पे घूमेगा, तो ग्रास हॉपर से ज्यादा खा लिए होंगे, तो ये टहल रहा है, अपना वजन कम करने के लिए टहल रहा है। तो इस ग्रास हॉपर को कौन खा जाएगा? इस ग्रास हॉपर को खाने के लिए आ जाएगा कौन? स्नेक आ जाएगा। कौन आ जाएगा? स्नेक आ जाएगा। एंड स्नेक को खाने के लिए कौन आया था? हॉक आया था। एंड इसके बाद हॉक को खाने के लिए कोई भी नहीं आया। बट जब हॉक मर जाएगा, जब इस हॉक की डेथ हो जाएगी, उसके बाद जो डीकम्पोजर्स है वो इसको डीकम्पोज करेंगे। बट अगर हम स्टार्ट करें ग्रास से, तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसमें से मैंने एक ऐसा एनिमल है जिसको मैंने हटा दिया, हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें स्नेक को हटा देते हैं। भाई स्नेक हमें जनरली हमारे माइंड में जब स्नेक की बात आती है तो हमें पता है कि वो कहाँ मिलते हैं? जंगलों के अंदर मिलते हैं। हो सकता है कहीं और भी मिलते होंगे, लेकिन हमारे माइंड में सबसे पहली चीज क्या आएगी कि जंगलों में मिलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? जंगलों को खत्म कर दिया, फॉरेस्ट को हमने खत्म कर दिया है। जब फॉरेस्ट को ही खत्म कर दिया है, तो स्नेक का क्या होगा? धीरे 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 वो भी खत्म होने लग जाएंगे, बिकॉज स्नेक का घर कौन है? फॉरेस्ट है। या अगर हम अदर किसी जंगली जानवर की बात करें, तो उसका घर कौन सा है? उसका हैबिटेट कौन सा है? फॉरेस्ट है। जब हमने उसके हैबिटेट को ही हटा दिया, तो क्या होगा? धीरे 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 जो वो स्पीशीज है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। क्यों होगी खत्म? बिकॉज हमने उसका शेल्टर ले लिया है, वहीं से उसको फूड भी मिलता था, वहीं उसका शेल्टर भी था, सब कुछ जो है उसका पूरा का पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ कहाँ निकलेगा? जंगलों के अंदर निकलेगा। लेकिन जब हमने फॉरेस्ट को ही खत्म कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे जो वाइल्ड लाइफ है वो खत्म होने लग जाएगी। अब अगर मैं इस फूड चेन में से आपको बोलूं कि हमने स्नेक को हटा दिया, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? भाई स्नेक ही तो हटा है, क्या फर्क पड़ गया? हमने स्नेक को गायब कर दिया, तो हम इसको यहाँ से गायब कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास स्नेक नहीं है, तो सोचो क्या होगा? होगा ये कि स्नेक नहीं होगा तो फ्रॉग को मजे आ जाएंगे कि अरे वाह, तो स्नेक है नहीं, तो यानी कि हमको खाने वाला कोई भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़े टाइम जब निकलेगा तब हमको समझ में आएगा कि जो फ्रॉग है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इस फ्रॉग को खाने वाला अगर कोई भी नहीं है, तो इस फ्रॉग की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर फ्रॉग की क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, दैट मीन्स कि ये क्या हो रहा है? ये इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है हमारा इकोसिस्टम। जब एक एनिमल की क्वांटिटी जो एकदम से बढ़ जाएगी, कई बार हम बैठे बैठे सोचते भी है कि यार ये जो कॉकरोचेस आ जाते हैं, ये जो स्पाइडर्स आते हैं, ये खत्म क्यों नहीं हो जाते? काश ये दुनिया से खत्म ही हो जाए, तो हमें हमारे घर में स्पाइडर्स नहीं देखने को मिलेंगे ना, तो दिवाली की सफाइयां भी कम करनी पड़ेगी। और कॉकरोचेस तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो कॉकरोचेस तो नहीं होने चाहिए, लेकिन उनका भी एक फूड चेन के अंदर कहीं ना कहीं एक अपना रोल जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहां पर उनका। अच्छा, स्नेक अगर नहीं हुआ तो फ्रॉग को तो मजे आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो फ्रॉग है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, फाइन, तो उससे इंपैक्ट किसको पड़ेगा? पूरे इकोसिस्टम को पड़ेगा, बाकी सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनको भी इंपैक्ट पड़ेगा। बट अब सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको पड़ा? हॉक को पड़ा। क्यों पड़ा? बिकॉज हॉक का फूड क्या था? स्नेक था। अब अगर मैं आपको बोलूं दुनिया में से जो भी आपके खाने लायक चीजें, अगर मैं उन सबको हटा दूं तो क्या होगा? हम कुछ खा ही नहीं पाएंगे, हमारे लिए खाने लायक कुछ नहीं बचेगा। और जब हमारे खाने लायक कुछ नहीं बचेगा, तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? एक दिन दो दिन फास्ट रख के देख ले, अब सोचे हमारी क्या हालत होती है। तो सोचो जब हॉक को स्नेक नहीं मिलेगा, यानी कि खाना नहीं मिलेगा, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हॉक पर? तो हॉक जो है वो धीरे धीरे उनकी डेथ होने लग जाएगी, यानी हॉक का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई जब हॉक को खाना ही नहीं मिला तो उसकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो धीरे धीरे जो हॉक है वो डेथ की कगार पे पहुंच जाएंगे और वो खत्म भी होने लग जाएंगे। तो वैसे ही जब हम किसी भी एक वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है फूड चेन के ऊपर। भाई फूड चेन डिस्टर्ब हो गई है, अब फूड चेन अगर डिस्टर्ब होगी तो डेफिनेट सी बात है कि कहीं ना कहीं वो हमारे इकोसिस्टम पे ही इम्पैक्ट डालने वाली है। भाई हमारा जो इकोसिस्टम है वो बना किससे है? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से। हमारा इकोसिस्टम कभी ये नहीं कहता कि अरे नहीं यार इंसेक्ट नहीं होने चाहिए, या फिर शेर हमारे यहाँ पे नहीं होने चाहिए, लियोपार्ड हमारे यहाँ पर नहीं होने चाहिए। नहीं, इकोसिस्टम को सारे ही ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, सारे ही बायोटिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है।
एक भी बायोटिक कंपोनेंट को अगर हम इकोसिस्टम में से हटा दे तो हमारा पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, और उसको बैलेंस में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारा इकोसिस्टम बैलेंस में रहेगा, वो बैलेंस्ड रहेगा, तभी जो है लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज लाइफ भी हम सोच नहीं सकते। कई बार आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी कि हाँ, जब पंचतंत्र की कहानियां सुनते हैं या जब हम चंपक बाल वो हमारी जो बुक्स आती है वो सब जब हम पढ़ते हैं तो एक स्टोरी हमारे दिमाग में कई बार आती है, या हम सुन भी लेते हैं या हम उसको कहीं पढ़ते हैं कि भी एक पर्सन था जिसने भगवान से एक विश मांगी कि एक काम करे, लोगों की जो लाइफ और डेथ का जो पूरा आपके पास लेखा जोखा है वो आप मुझे दे दे, तो लाइफ और डेथ को इस बार मैं डिसाइड करूंगा। तो जब भगवान उसको दे देता है तो वो बहुत खुश होता है कि अरे वाह, मुझे तो सब कुछ मिल गया, अब तो मैं चाहूंगा तो ही कोई मरेगा, अदरवाइज नहीं मरेगा। तो वो क्या करता है, वो ये बोलता है कि यार क्यों फालतू में किसी को मारना है, सबको जीने का अधिकार दो। अब जब सबको जीने का अधिकार दिया तो फिर क्या हुआ, वहां पर सारे ही ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी जो है एकदम से बढ़ गई, और इतना ज्यादा बढ़ गई कि पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो गया, और भगवान को ना चाहते हुए भी वापस से उससे वो शक्तियां लेनी पड़ी ताकि इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे। वैसे तो ये स्टोरी थी, लेकिन हम इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम एक काम करें, यहाँ से एक वाइल्ड लाइफ को हटा दे, हमने स्नेक को अगर हटा दिया है तो फ्रॉग के मजे हो गए, अब फ्रॉग मरेगा नहीं, और मरेगा नहीं तो क्या होगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो सोचो एक ऐसी दुनिया जहां पर हमको बहुत सारे फ्रॉग नजर आ रहे हो, सब जगह पे हमको फ्रॉग नजर आ रहे हो, इज इट पॉसिबल टू सर्वाइव फॉर अस? नहीं, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम वहां पर सर्वाइव कर सके। तो कितना मुश्किल हो जाएगा ये। तो इकोसिस्टम का एक बैलेंस है, और इकोसिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है, चाहे वो बायोटिक है चाहे वो अबायोटिक है, उन सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है, और उस रोल को प्ले करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इकोसिस्टम को बैलेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी हो गई तो एक काम करते हैं, लिजार्ड को खत्म कर देते हैं, जब देखो इधर से उधर घूमती रहती है, अच्छी नहीं लगती ना हम हमारे घर में, तो उसको खत्म कर देते हैं। या कई बार हमको लगता है कि यार ये जो कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाते हैं मॉर्निंग के अंदर, और गाड़ियों के पीछे पड़ जाते हैं, या कई बार होता है बीच में आ जाते हैं तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि यार ये जानवर ना हो तो कितना अच्छा हो, लेकिन नहीं, इतना बड़ा उनका सिग्निफिकेंस होता है कि हम उस चीज को सोच भी नहीं सकते। इवन जो छोटे से छोटा इंसेक्ट भी है, चाहे हमारे यहाँ पे आसपास घूमने वाला मस्कीटो ही क्यों नहीं है, उसका भी इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमें सारे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं हो कि जब देखो उनको मारते रहो। तो जो हंटिंग होती है, जो किलिंग हो रही है एनिमल्स की, या जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जिसकी वजह से एनिमल्स अपना हैबिटेट खो रहे हैं और वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एक कहता है नेगेटिव साइन है कि अर्थ जो है वो धीरे धीरे इम्बैलेंस हो रही है, और इम्बैलेंस होते होते एक्चुअल में एक दिन खत्म भी हो जाएगी। दैट इज वाई हम जब फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हमको वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करने की बात करनी है। इवन सिर्फ बात ही नहीं करनी है, हमें कोशिश भी करनी है कि हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके, ताकि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो खत्म ना हो, और ये जो हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस है वो बना रहे। इवन हम बात करें अगर पॉपुलेशन की, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जरूरत से ज्यादा अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो भी तो हम यही कह रहे हैं इकोसिस्टम में बैलेंस हो रहा है, तो क्यों हम जानवरों को मार रहे हैं भाई? हमारी भी पॉपुलेशन इतनी है, तो जो छोटे छोटे जानवर है उनको हम क्यों खत्म करें? तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सेकेंड थिंग क्या होगी, डिस्टर्ब बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी ज्यादा वैरायटी होगी प्लांट्स और एनिमल की, उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन अगर वैरायटी कम हो जाएगी तो बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी नहीं होगी। तो वैसे ही जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया की, या अगर हम अर्थ की ही बात कर ले, तो अगर अर्थ में से कुछ एनिमल्स को हटा दिया जाएगा, दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको हम ऑलरेडी कम कर चुके हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब हम डिफॉरेस्टेशन को रोकने की बात करते हैं, तो एक्चुअली हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना भी है, हमें रिफॉरेस्टेशन भी करना है, बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाने हैं, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करने के बारे में सोचना जरूर है कि भाई अगर हम इनके हैबिटेट को खत्म कर देंगे तो ये रहेंगे कहाँ। ऐसा तो है नहीं कि हम इनको पेट एनिमल बना लेंगे, जैसे हमारे घर में काऊ, कैट, डॉग ऐसे कुछ रहते हैं, या कोई बर्ड रहती है, वैसे ही हम वाइल्ड एनिमल्स को भी हमारे घर में रख लेंगे। तो ऐसा तो हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमें उनको अपने हैबिटेट में ही रखना पड़ेगा। उनको हम अगर पिंजरे में रखेंगे तब भी बहुत गड़बड़ है। सोचो एक बार कि अगर ह्यूमन बीइंग्स को पिंजरों में रख दिया जाए तो कैसा फील होगा? पॉसिबल नहीं है ना ये चीजें, और ना ही हमको अच्छा लगेगा, ना ही हम वहां पर रह सकते हैं। तो वैसे ही जब हम एनिमल्स को पिंजरे के अंदर रख देंगे या केज के अंदर डाल देंगे, उनको
कहीं पर कैद कर देंगे तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम उन जानवरों को ऐसे परेशानी में नहीं रख सकते। उनको हम ऐसे कैद कर देंगे तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और वो वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए उनके हैबिटेट को भी कंजर्व करना है। अगर हम वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हम उनको उनके खुद के हैबिटेट में रखकर ही कंजर्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उन वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो एक काम करें, उनको वहां से उठाकर हम कहीं और लेकर आ जाते हैं, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम किसी का घर चेंज नहीं कर सकते। अब अगर आपको बोला जाए कि आप जो सिटी में रह रहे हो यहाँ मत रहो, हम आपको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको हम ले जाते हैं जंगलों के अंदर, कैन यू सर्वाइव? ऑब्वियसली नॉट, हम वहां सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फिर हम जानवरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस सिटी वाले एरिया में या गांव वाले एरिया में आकर वो सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, उनको उनके खुद के हैबिटेट की जरूरत है। तो उनका खुद का अगर हैबिटेट होगा तो वो जो जंगली जानवर है वो भी वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे, इवन प्लांट्स भी वहां सर्वाइव कर जाएंगे और हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर लेंगे। लेकिन अगर हमने किसी भी एनिमल को एक्सटिंक्ट होने दे दिया या कोई प्लांट अगर एक्सटिंक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी के डिस्टर्ब होने पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वैसे तो हम बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं या हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं और हमको पता है अगर इस तरह से चलता रहा तो वो टाइम ज्यादा दूर नहीं होगा जहां पर हमको कोई भी एनिमल देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी पेड़ देखने को नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन तो वैसे भी हम सिलेंडर्स के अंदर ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो सोचो थोड़े टाइम के बाद में कितनी ज्यादा डिमांड हो जाएगी ऑक्सीजन की, और उस डिमांड को फुलफिल कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा जब प्लांट्स नहीं होंगे। बिकॉज जो काम प्लांट्स हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को दे रहे हैं, जब हमने उनको ही कट कर दिया है तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे लिए तो प्रॉब्लमेटिक होना ही होना है। तो वहीं अगर हम वाइल्ड लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी कि हम बायोडाइवर्सिटी को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उसे हमें करना नहीं है। दैट इज वाई हमें बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज हंटिंग फॉर पर्पस। यस, ये एक बहुत ही बड़ा, एक तरह से देखा जाए ना कि शेमफुल एक्ट है हमारा जो कि हम करते हैं। क्या है कि हम एनिमल्स की हम हंटिंग कर रहे हैं बट फॉर स्पेशल पर्पस। अब स्पेशल पर्पस कैसे? तो हमने लोगों के घरों के अंदर देखा है बहुत सारे ऐसे एंटिक पीसेस होते हैं, तो उन एंटिक पीसेस के बारे में कहा जाता है कि अरे ये तो हाथी के दांत से बना है। अच्छा, ये चीज तो जो राइनासोरस है उनके सींग से बना, उनके हॉर्न से बना है। अब सोचो उसको हम अपनी बहुत ज्यादा शान समझ रहे हैं या हम वहां पर शेखी बगाड़ते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो जब जंगली जानवरों को मार दिया जाएगा और उनसे सींग लेकर या उनसे उनके टीथ लेकर, टस्क लेकर या फिर हम उनकी खाल लेकर अगर कुछ बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम बायोडाइवर्सिटी को तो इम्बैलेंस कर ही रहे हैं, उसको तो हम डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम इकोसिस्टम को भी इम्बैलेंस कर रहे हैं और उन एनिमल्स को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इवन जहां हम बात कर रहे हैं कि हमको वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, वहां पर हम किस तरह से, कैसे हम उस वाइल्ड लाइफ को खत्म कर सकते हैं, और बेसिकली ये किया जाता है। कई बार होता है, आपने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं हमारे, वो ये कोशिश करते हैं कि हमें चमड़े की चीजें मिले। अरे चमड़े की या लेदर की अगर आप चीजें लेते हो तो डेफिनेट सी बात है वो किसी न किसी एनिमल की खाल से मिली है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कुछ स्पेशल चीजें चाहिए, स्पेशल चीजें मतलब एंटिक चीजें चाहिए हमको, जो हमारे घर में रहनी चाहिए। उन एंटिक चीजों से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, घर के अंदर दिखावा होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसकी जगह पे अगर हम ये सोचे कि नहीं हमें जानवरों को नहीं मारना, तो कितना अच्छा होने वाला है। उससे बायोडाइवर्सिटी भी डिस्टर्ब नहीं होगी और ना ही हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, और ना ही हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की इतने ज्यादा मेथड्स को ढूंढना पड़ेगा, ना ही हमें इसके बारे में डिस्कशन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें सालों पहले की, तो क्या कभी रिक्वायरमेंट हुई कि हमें बैठ के डिस्कस करना है कि हाँ अब हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की जरूरत है या हमको फॉरेस्ट को कंजर्व करने की जरूरत है, कौन कौन से मेथड से हम कर सकते हैं? नहीं, कभी हमें उस टाइम पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज उस टाइम पर इतने ज्यादा जंगल हुआ करते थे और इतनी ज्यादा वाइल्ड लाइफ जो बिखरी हुई थी कि बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा थी, इकोसिस्टम का बैलेंस भी बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी है और उनकी डिमांड बढ़ी है, वैसे वैसे जो फॉरेस्ट है वो खत्म तो हो ही रहे, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ भी खत्म हो रही है। भाई जिनका हैबिटेट ही खत्म हो गया, जिनका खुद का घर ही खत्म हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ना ही है। तो वैसे ही अब हमें क्या करना पड़ रहा है, अब हमको डिस्कशन करना पड़ रहा है कि हाँ हमें इनको कंजर्व करना है। लेकिन हम सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं, हम करते कुछ नहीं। क्यों नहीं करते? बिकॉज हम सोचते हैं कि नहीं हम अकेले क्या कर पाएंगे। अरे अकेले क्यों नहीं कर सकते?
सिर्फ जिसके घर के जिन लोगों के भी घर के अंदर इनको लगता है कि नहीं हमें एंटिक पीसेस चाहिए और हम जाके मार्केट से बनवाते हैं कि नहीं हमको तो ये टाइगर की खाल से ही बनवाना है, टाइगर की स्किन से ही ये बनवाना है, या फिर ये एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि एलिफेंट के हस्क से बने, अब टस्क से बने, सॉरी हस्क नहीं, एलिफेंट के टस्क से बने। तो एलिफेंट जो है वो अपना टस्क ऐसे तो है नहीं कि वह ठीक है आप ले लीजिए जाएगा, आप जब जाएंगे तो वो आपको दे देगा, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। इवन हमें एलिफेंट को क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, उसके बाद उसके टस्क हमको मिलेंगे। राइनोसोरस का भी यही है, उसका जो हॉर्न है अगर वो लेना है आपको तो उसको मारना पड़ेगा। तो क्यों हम एनिमल को मार रहे हैं, क्यों नहीं हम ऐसे करें कि किसी और चीज से हम काम चला ले, हम इन एनिमल्स को जो है मारना बंद कर दे, इनकी हंटिंग बंद कर दे, तो भी काफी ज्यादा चीजें जो है वो सही होने लगेगी। और साथ ही साथ अगर हम क्या करें, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दे, तो जितना ज्यादा पेड़ पौधे लगाओगे तो डेफिनेट सी बात है कि बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व होने लग जाएगी और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट भी कंजर्व होने लग जाएंगे। सो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया है कि हम इनके कंजर्वेशन की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्यों हम इनके कंजर्वेशन के बारे में पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों हमें रिक्वायर्ड है इनके का कंजर्वेशन, क्यों हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का जो है वो कंजर्वेशन हो जाए। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज हाउ। ठीक है, हमको पता है कि हमको ये करना है, लेकिन हम कैसे करेंगे भाई? इंडिविजुअल बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जितना हो सकता है हम गाड़ियों का यूज कम कर ले, एनिमल्स की हंटिंग हम ना करेंगे। लेकिन फिर भी ये चीजें जो है ये ग्रैंड लेवल पे हो रही है, ये बहुत छोटे लेवल पे नहीं हो रही है कि हाँ ठीक है इंडिविजुअल से काम हो जाएगा, नहीं, ये सारी चीजें बहुत ग्रैंड लेवल पे हो रही है, कमर्शियली भी हो रही है। तो हमको उस चीज को रोकने की रिक्वायरमेंट है। तो हम इनको करेंगे कैसे, देखिए, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाउना। यस, व्हाट अबाउट द फ्लोरा एंड फाउना, क्या होते हैं ये? तो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स। आप जब भी नाम सुनेंगे फ्लोरा दैट मींस प्लांट। वैसे हम इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी जब हम बात कर रहे हैं फ्लोरा एंड फाउना की, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स एंड फाउना का मतलब होता है एनिमल्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको हम कहते हैं फ्लोरा एंड फाउना। अब फ्लोरा एंड फाउना जो है उनको प्रोटेक्ट अगर करना है हमको, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब ये हैबिटेट कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? तो हमारी गवर्नमेंट करती है। बेसिकली कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो इन सबके प्रोटेक्शन का जिम्मा ले रखा है उन्होंने। और क्योंकि इंडिविजुअल से तो अभी हमने कहा कि ये बहुत लार्ज ग्रैंड लेवल पे हो रहा है, कमर्शियली हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि इंडिविजुअल से तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज का जिम्मा लिया हुआ है। गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी है, कुछ बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स बनाए हैं और साथ ही साथ नेशनल पार्क्स भी बनाए हैं, ताकि उससे क्या किया जा सके, उससे इन वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट जो है उसको कंजर्व किया जा सके। भाई जब वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट कंजर्व हो जाएगा तो साथ ही साथ हम वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व कर लेंगे। बिकॉज वाइल्ड लाइफ को अगर कंजर्व करना है तो हम हमारे घर में तो उसको कंजर्व नहीं कर सकते, ना ही हम ये कर सकते हैं कि भाई सारे जंगली जानवरों को उठाकर ले आओ, एक पर्टिकुलर रूम के अंदर डालो और फिर उनको कंजर्व कर लो। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उनको अगर कंजर्व करना है तो उनके खुद के घर में ही कंजर्व करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि फॉरेस्ट में ही कंजर्व करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने इनके हैबिटेट को कंजर्व करने का जिम्मा लिया है, ताकि इनको भी कंजर्व किया जा सके और इनके बारे में भी ऐसा नहीं सुनना पड़े कि हाँ ये एक ऐसा एनिमल था जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। भाई हम डायनासोर्स के बारे में तो ये चीज सुनते ही है। इवन अभी रिसेंट के अंदर जो एक्सटिंक्ट हुआ है वो है डोडो पक्षी, जो कि हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि जो शेर है, जो बाघ है, टाइगर है, लेपर्ड है, ये सारी चीजें भी हमारी आगे वाली जनरेशन जो है वो देख ना पाए और सिर्फ किताबों में ही देखे। नहीं, हम ये चाहते हैं कि वो उनको रियल में भी देखे। दैट इज वाई हम उनको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाउना एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स have been earmarked. Now plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited here. Yes, it is very important कि इनको अगर कंजर्व करना है तो क्या किया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, उसके अलावा कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है, कुछ नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। यानी कि वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए 3 प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं। वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम मेनली इन 3 के नाम लेते हैं कि ये 3 ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज है जिनको की बनाया गया है, ताकि इनके अंदर जो क्या किया जा सके, फॉरेस्ट तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व रहेगी। इन एरियाज के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है? प्लांटेशन को प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है कि वहां पर नया प्लांटेशन नहीं करेंगे आप, ना ही वहां पर हंटिंग की जा सकती है।
ना ही वहां से पेड़ों को काटा जा सकता है और ना ही आप अपने पेट एनिमल्स को वहां पर ले जाकर ग्रेजिंग करवा सकते हो। तो डेफिनेट सी बात है, जब एक ऐसा एरिया आपने रखा है जिसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली वहां पर जो फॉरेस्ट है वो डेवलप भी करेगा और साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ है वो भी अपना डेवलपमेंट करेगी और वो भी बिल्कुल भी डेंजर में नहीं आएंगी या उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो हुआ कंजर्वेशन? डेफिनेटली हुआ। अब करना क्या है बेसिकली, तो गवर्नमेंट ने जिन नेशनल पार्क्स को, जिन बायोस्फीयर रिजर्व्स को बना के रखा है, हमें उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना है। वैसे तो वहां प्रोहिबिटेड है सब कुछ, बट स्टिल लोग क्या करते हैं, छुप छुपा के भी, या फिर आजकल की डेट में तो रिश्वत वाला सीन भी चलता है, तो उससे भी लोग क्या कर सकते हैं, अंदर जाकर उसके अंदर और डिफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, हंटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, वहां हंटिंग प्रोहिबिटेड है, तो डेफिनेट सी बात है कि हमको वहां पर नहीं जाना है। ना ही हमको वहां पर हंटिंग करनी है, ना ही कोई प्लांटेशन करना है, ना ही हम हमारे पेट एनिमल्स को वहां पर ग्रेज करवा सकते, ना ही वहां पर पेड़ों को कट किया जा सकता है। पोचिंग का मतलब हम जानवरों को वहां पर जाकर मार भी नहीं सकते किसी भी पर्पज से। भले ही हमको उनकी स्किन चाहिए, चाहे हम उनको उनसे उनके टस्क लेना चाहते हैं, चाहे हम उनके हॉर्न लेना चाहते हैं, व्हाटएवर वी नीड, लेकिन स्टिल हम वहां पर नहीं जा सकते, ना ही हम वहां पर रहने वाले जानवरों को मार सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एरियाज गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर दिए हैं ताकि वहां पर फॉरेस्ट तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ हमारे फ्लोरा और फाउना को भी वहां पर कंजर्व किया जा सके, वहां के प्लांट्स को कंजर्व किया जा सके, वहां के एनिमल्स को कंजर्व किया जा सके, और ऐसा नहीं हो कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में वो एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए। दैट इज व्हाई अब इन तीनों को बनाया गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ना है कि हमको पता हो कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है। तो देखो, द फर्स्ट थिंग इज कि बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली जब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं। अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर जितनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स है या वैरायटी ऑफ प्लांट्स है उन सबको कंजर्व करना है। अब उन सबको कैसे कंजर्व किया जाएगा, तो देखो, द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। यस, बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया है, वैसे ये बहुत लार्ज एरिया होता है, बट इस लार्ज एरिया के अंदर जो है दोनों चीजों को सेफ रखा जाता है। दोनों को कैसे सेफ रखा जाएगा, तो जो वाइल्ड लाइफ है या जो फॉरेस्ट है, या अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो उसको तो वहां पर हम कंजर्व कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम कल्चर को भी कंजर्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब हम जहां पर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर हम देखें, वहां फॉरेस्ट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वहां पर कुछ ट्राइबल्स भी रहते हैं, कुछ ट्राइबल रीजन्स भी है वहां पर, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उन ट्राइबल रीजन्स को वहां से हटा दे या उन ट्राइब्स को हम वहां से हटा दे, नहीं कर सकते। हम आदिवासी को भी जंगलों से नहीं हटा सकते। जिस तरह से जो वाइल्ड लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ जंगलों में ही शोभा देती है या जंगलों में ही रह सकती है, वैसे ही जो ट्राइब्स है वो भी एक पर्टिकुलर उसी एरिया के अंदर रहते हैं। उनको अगर हम कहें कि आप सिटी में आकर रह ले, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। वो पूरे के पूरे किस पे डिपेंडेंट है, वो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो हम आदिवासी लोगों को हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि वहां से आप हट जाए और यहाँ आ जाए। तो अब क्या करना है, तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया है, बहुत लार्ज एरिया होता है ये, और ये एक ऐसा एरिया है जहां पर सारी ही चीजों को कंजर्व किया जाएगा, जहां पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगा और जहां पर वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जानवरों को बचाने के लिए हम हमारी इकोनॉमिक जो है उसको साइड में कर दे, या हम हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए जानवरों को खत्म कर दे, नहीं, इसमें दोनों चीजों को कंजर्व किया जाएगा। ह्यूमन का भी डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी भी डेवलप होगी, और साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी कंजर्व किया जाएगा। अब दोनों चीजों को साथ में कैसे किया जा सकता है, तो देखो, यहाँ पर कुछ जोन्स होते हैं, किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कुछ जोन्स होते हैं। अब जोन्स कैसे होंगे, तो देखो, अगर ये एक कंप्लीट बायोस्फीयर रिजर्व है, बेसिकली ये बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया होता है। अब इस बड़े एरिया के अंदर क्या है, 3 जोन्स होते हैं। बड़े एरिया के अंदर 3 जोन्स होते हैं। एक होता है कोर जोन, जो कि इनर वाला होता है, ये होता है कोर जोन। अब ये भी एक वैसे कोर जोन ही है इसके अंदर, ठीक है, ये होता है एक कोर जोन होता है। उसके बाद अगर हम उसके बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पर होता है एक बफर जोन, और अगर हम उसके भी बाहर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास होता है एक ट्रांजिशन जोन। यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है। वैसे आपको ये दिख रहा होगा, क्या है, आज जहाँ लिखा है वहाँ रिसर्च स्टेशन या एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है, एम मतलब मॉनिटरिंग है, ई का मतलब एजुकेशन हो जाएगा, टी का मतलब हो जाएगा टूरिज्म या रिक्रिएशन,
एंड जो यहाँ पे आपको घर बने नजर आ रहे हैं, जो हट बनी नजर आ रही है, वो क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट से। ठीक है, अब बेसिकली हो क्या रहा है, तो हो ये रहा है कि भाई ये जो पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है, व्हाट आई टोल्ड यू कि ये एक बहुत लार्ज एरिया होता है एंड इस लार्ज एरिया के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पाई जाती हैं एंड नेशनल पार्क्स भी पाए जाते हैं। इस लार्ज एरिया के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी प्रेजेंट होंगी और नेशनल पार्क्स भी प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बायोस्फीयर रिजर्व है, नहीं, इसके अंदर दोनों चीजें भी पॉसिबल है। इनके अंदर पूरा जो ये रिजर्व है, इस कंप्लीट के अंदर हो सकता है कि इतने पोर्शन में एक नेशनल पार्क हो सकता है दूसरे किसी पोर्शन के अंदर आपको कहीं पर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाए। नाउ अब जो ये मेन 3 एरियाज है, इसके अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, वहां पर बेसिकली 3 जोन्स बनाए जाते हैं। एक ऐसा जोन होता है जिसको हम कहते हैं कोर जोन। कोर जोन मतलब जो कि बिल्कुल सेंटर के अंदर होगा और वहां पे क्या होगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हर चीज को कंजर्व किया जाएगा। वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो बिल्कुल भी नहीं होंगी, 0% ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी। कंप्लीट एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक एरिया हमने डिफाइन कर दिया। अब वो जो एरिया है, उस एरिया के अंदर क्या होगा, उस एरिया के अंदर ना ही कोई ह्यूमन आ सकता है, ना ही वहां पर कोई ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है। मतलब कि उस एरिया के अंदर आप ना पेड़ काट सकते हो, ना ही आप किसी जानवर को मार सकते हो, ना ही आप हंटिंग कर सकते हो, ना ही आप वहां पर हैं, ना ही वहां से हम किसी चीज को ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि सिर्फ फॉरेस्ट के अंदर एक बाउंड्री बना के बनाया गया है और वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जानवरों को अगर वहां पे छोड़ा गया है या उस फॉरेस्ट को अगर एक बाउंड्री बना के रखा गया है तो उसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, नहीं, वहां पर मॉनिटरिंग भी होगी सो दैट कि अगर कोई जानवर जो है वो इंजर्ड हो चुका है तो उसको प्रोटेक्ट भी किया जा सके और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट भी किया जा सके। लेकिन उसके लिए कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, लेकिन वहां पर उनके अलावा और किसी का जाना जो है वो प्रोहिबिटेड होता है। ये एक स्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहां पर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी चाहिए। दैट मीन्स कि हम ये चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी वहां पर ह्यूमन जो है वो भी डेवलप करे, इकोनॉमी भी डेवलप करे कंट्री की, और साथ ही साथ जानवरों को या फॉरेस्ट को किसी को भी कोई और नुकसान ना हो, ना ही नेचर को कोई नुकसान हो। तो हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं कि सबका डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल साथ साथ चले, किसी को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंप्लीट एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो कोर जोन है, इस जो इनर जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, वहां पर तो ये होगा कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। इवन ह्यूमन बीइंग्स का जाना भी वहां पर प्रोहिबिटेड होता है। ओनली द ऑफिसर्स अपॉइंटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एरिया दे कैन बी गो इनसाइड द कोर जोन, उसके अलावा और कोई भी अंदर नहीं जा सकता। वो भी सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए रहते हैं वहां पर कि कोई प्लांट जो है खराब नहीं हो गया हो, कोई एनिमल जो है ऐसा नहीं हो कि वो बीमार हो गया है। तो जितने एनिमल्स है वो ये चाहते हैं कि वहां पर उन एनिमल्स की ग्रोथ हो, वो डिक्रीज ना हो, उनका नंबर डिक्रीज ना हो। देन उसके अगर बाहर हम आते हैं तो सेकंड जोन इज द बफर जोन। बफर जोन के अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, लेकिन यहाँ पर भी कंप्लीटली ह्यूमंस नहीं पॉसिबल है। इस बफर जोन के अंदर कैसी एक्टिविटीज हो सकती है, तो यहाँ पर देखो एजुकेशनल एक्टिविटीज हो सकती है, कुछ ट्रेनिंग्स हो सकती है, उसके अलावा यहाँ पर हो सकते हैं रिसर्च सेंटर्स। अब ये रिसर्च सेंटर्स क्यों होते हैं, तो जो ऐसे रिसर्चर्स होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर आना परमिटेड होता है कि वो यहाँ पर आ सकते हैं और उनके रिसर्च सेंटर्स यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन इनको भी ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको किसी भी वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। उसके अलावा यहाँ पर और कौन आ सकता है, टूरिज्म पॉसिबल है, लेकिन आपने कई बार डिस्कवरीज में देखा होगा या आपने खुद ने भी विजिट किया होगा, एक ऐसा एरिया जहां पर आपको भी क्या किया जाता है, आपको एक पर्टिकुलर जीप के अंदर या एक पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर बिठाकर आपको पूरा जो रिजर्व है वो घुमाया जाता है, लेकिन विद अ पर्टिकुलर गाइड। एक आपके पास गाइड होता है, एक आपके साथ में एक ऐसा ऑफिसर होगा जो उस रिजर्व का ध्यान रख रहे हैं, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो आपके साथ होते हैं और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उस पूरे एरिया के अंदर घूम सकते हो। बट आपने देखा होगा कि वहां पर घूम रहे होते हो तो जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, वो आसपास में कहीं पर जाकर छुप जाते हैं। फाइन, आप उनको देखने ही जा रहे हो लेकिन वो छुप जाते हैं। या फिर कई बार होता है कि कोई ऐसा एनिमल जो बहुत ज्यादा ब्रेव होता है, वो आपसे भी ज्यादा ब्रेव होता है और वो आपसे डरता नहीं है, तो वो हो सकता है कि आगे आ जाए आपके लिए, लेकिन वहां पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी गार्ड्स होते हैं। फाइन, तो वहां पर क्या हो सकता है, टूरिज्म पॉसिबल है। कौन से जोन में, बफर जोन में। इनर कोर में कहीं पॉसिबल नहीं है, पर उसके बाहर वाला जो एरिया है
वहां पर टूरिज्म पॉसिबल है, साथ ही साथ वहां पर रिसर्च सेंटर्स पॉसिबल है ताकि वाइल्ड लाइफ के ऊपर रिसर्च की जा सके। उसके अलावा एजुकेशन के लिए भी अगर देखा जाए तो ये एरिया आपके लिए बहुत सूटेबल है, आप इसके अंदर जा सकते हैं और वहां पर अपनी एजुकेशन को ट्रेनिंग्स वगैरह को परफॉर्म कर सकते हैं। फाइन। उसके अलावा जो आदिवासी होते हैं, जो कि ट्राइबल एरिया, जो ट्राइब्स होती है, अब उन ट्राइब्स को भी हमको वहां से हटाना नहीं है, बिकॉज हम ट्राइब्स को कभी ये नहीं कह सकते कि आप थोड़ा सा आउटर साइड में आ जाए, आप सिटी के अंदर हम आपको घर देते हैं और वहां आप रह ले, नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ट्राइब्स जो कि वहीं पे पैदा हुई है, सालों से वो वहीं रह रहे हैं, एंशिएंट टाइम से वो वहीं अगर रह रहे हैं तो वो अभी भी वहीं रहेंगे, उनको वहां से हटाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे हमें, जो कि हम सिटी में रहते हैं, हमें अगर बोल दिया जाए कि आपको कहीं जंगल के अंदर जाकर रहना है, साल भर 2 साल तक रह के एक बार देखो, तो यह हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, हम वहां नहीं रह सकते। लेकिन अगर ट्राइब्स की बात करें तो वो कंप्लीटली फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, और जो पर्सन किसी एक कंप्लीट फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको हम वहां से कैसे हटा सकते हैं? दैट इज वाई वहां से ट्राइब्स को कभी भी नहीं हटाया जाता है। तो एक थर्ड जोन आता है, थर्ड जोन इज द ट्रांजिशन जोन, जहां पर क्या होता है, हम ट्राइब्स को रख देते हैं, यानी ट्राइब्स के घर भी बने होते हैं। ट्राइब्स जो है उनके वो जो भी व्हाटएवर जो बनाते हैं, लाइक झोपड़ी बनाते हैं, हट बनाते हैं, व्हाटएवर ही दे मेड, उनको वहां पर रहने की परमिशन होती है। और वी नो वेरी वेल कि जो लोकल पीपल होता है, जो एंशिएंट टाइम से जो ट्राइब्स रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली वो अपने साथ साथ में जानवरों को भी रखते हैं, खुद भी वहां पर रहते हैं, लेकिन उनके वजह से कभी भी फॉरेस्ट का नुकसान नहीं हुआ है। वो जितने एनिमल्स को अगर मारते भी है ना, तो वो खाने के लिए मार रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो क्रॉप प्रोडक्शन भी करते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वो जंगल के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, उनको वहां से लकड़ी चाहिए होती है, उनको वहां से फल फूल चाहिए, उनको वहां से खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन वो हमारी तरह कभी भी फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि हम आउटर साइड में अगर आकर देखें, सिटी में अगर हम आकर देखें, तो वहां पर थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। लेकिन ट्राइब्स की वजह से कभी भी फॉरेस्ट को नुकसान नहीं होता है। इवन जो ट्राइब्स है वो और फॉरेस्ट जो है अपने आप में ऑलरेडी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रहते हैं, दोनों की ही नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाती है एक दूसरे से। तो आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है कि बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली होता क्या है और उसको किस तरह से बनाया गया है। सो द फर्स्ट जोन इज कोर जोन, सेकेंड जोन इज बफर जोन एंड द थर्ड जोन इज ट्रांजिशन जोन, एंड 3 of them are very 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 important। कोर जोन जहां पर बिल्कुल ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, बफर जोन जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल है, लेकिन खुले के अंदर तो शेर चीता ही घूमेंगे, हम नहीं जा सकते। ट्रांजिशन जोन जहां पर ट्राइब्स को रहने की परमिशन होती है, वहां से उनको नहीं हटाया जाता है, बट इस एरिया के अंदर एक चीज तो है कि हम वहां पर डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते। डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग, ये सब वहां पर प्रोहिबिटेड होता है, प्लांटेशन वहां पर प्रोहिबिटेड होता है, किसी भी आप जानवर को मार नहीं सकते, अपने पर्पस के लिए तो बिल्कुल नहीं मार सकते, किसी टस्क के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए आप उन जानवरों को नहीं मार सकते। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अ लार्जर प्रोटेक्टेड एरिया मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया इज कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। सी, अभी हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा उस पिक्चर को हम समझ चुके हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब कुछ पॉइंट्स है जो कि हम इसके बारे में देख लेते हैं, इवन थ्योरेटिकल पार्ट में देख लेते हैं, वरना पता चलेगा हम एग्जाम के अंदर क्या लिख कर आएंगे, सोचते ही रह जाएंगे कि लिखना कैसे है। सो व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया, एज आई टोल्ड यू कि ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहां पर हम नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है, बल्कि साथ ही साथ कल्चर को भी कंजर्व किया जाएगा। Now, a biosphere may consist of other protected areas such as national parks and sanctuaries. Yes, as I told you कि यहाँ पर नेशनल पार्क्स भी बन सकते हैं, सेंचुरीज भी बन सकती है, तो इतना बड़ा ये एरिया होता है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा एरिया है, नहीं। एक पचमढ़ी बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर रिजर्व है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसके अंदर आप देखेंगे तो 1 नेशनल पार्क भी है जिसको हम कहते हैं सतपुरा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिसको हम क्या कहते हैं, बोरी नाम देते हैं, और एक आता है पचमढ़ी। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद रखना है, इसके अंदर क्या है, 1 नेशनल पार्क है जिसको हमने क्या नाम दिया है, उस नेशनल पार्क का नाम है सतपुरा नेशनल पार्क, एंड उसी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाई गई है। वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम क्या है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, इनके बारे में तो बेसिकली हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको इस पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में याद रखना है, 1 नेशनल पार्क एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑल्सो। ये नेशनल पार्क कौन सा है, सतपुरा है,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी है? बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फाइन। एंड इसके आसपास में भी ट्राइब्स को रहने की परमिशन है, ऐसा नहीं कि वहां परमिशन नहीं है। एंड नाउ बायोस्फीयर रिजर्व का रोल क्या होता है? भाई हमने ऑलरेडी इतना कुछ इसके बारे में पढ़ लिया है कि हम भी इसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन स्टिल एक बार हम देख लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका रोल क्या है। सो इट हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ द एरिया। ये किस में हेल्प करता है? कंजर्वेशन में हेल्प करता है वाइल्ड लाइफ की, ठीक है। वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन में तो हेल्प कर ही रहा है, बिकॉज हमने क्या बोला, एक पर्टिकुलर एरिया को बाउंड कर दिया जाता है और उस एरिया के अंदर सबका आना प्रोहिबिटेड होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल वहां पर पॉसिबल नहीं होती है। इट हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। ऑब्वियसली जिस एरिया को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, जहां पर आप फ्लोरा और फाउना दोनों को ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है कि उसकी बायोडाइवर्सिटी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। द नेक्स्ट थिंग इज इट हेल्प टू प्रिजर्व द नेचुरल इकोलॉजिकल कंडीशंस इन द एरिया। ये क्या करता है? ये प्रिजर्व करता है नेचुरल इकोलॉजिकल कंडीशंस। भाई जब सारी ही चीजें प्रोटेक्टेड है तो डेफिनेट सी बात है कि वहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है, ना ही वहां के क्लाइमेट में कोई चेंज होगा, ना ही वहां के एनवायरनमेंट में चेंज होगा, बिकॉज जितने प्लांट्स पहले थे उतने ही तो प्लांट्स अभी है, ट्रीज अभी है, जितने एनिमल्स थे वही सब अभी भी है, इवन वो ग्रो कर रहे हैं। हम उनको हंट नहीं कर रहे, हम उनको मार नहीं रहे हैं, ना ही हम वहां पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं, ना ही हम वहां पर गाड़ियां लेकर जा रहे हैं तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो जितनी भी इकोलॉजिकल कंडीशंस है वो सारी की सारी बिल्कुल वहां पर सिमिलर रहने वाली है, यानी कि वो प्रिजर्व रहने वाली है। इट प्रमोट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया विच इज कंपेटेबल विद कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स। जब हम बात कर रहे थे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है, एक ऐसा एरिया है जो कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को भी डेवलप होने में मदद करेगा, यानी कि ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। तो वही चीज है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी डेवलप होगी और साथ ही साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगा, बिकॉज जितना ज्यादा टूरिज्म होगा उतना ही ज्यादा इकोनॉमी डेवलप करती है। रिसर्च अगर होगी तो भी इकोनॉमी हमारी डेवलप करेगी, और ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे तो भी हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी। लेकिन जब हम वाइल्ड लाइफ को साथ साथ कंजर्व करने की बात करते हैं तो वहां पर हम एक कोर जोन बना देते हैं ताकि वहां पर वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व किया जा सके, और हंटिंग को प्रोहिबिटेड कर देते हैं। फाइन, चलो। इट मेंटेन्स द लाइफस्टाइल ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन दैट एरिया। ऑब्वियसली हमने अभी तक क्या कहा था कि जो थर्ड जोन है दैट इज द ट्रांजिशन जोन। उस ट्रांजिशन जोन में से हमने किसी भी ट्राइब को वहां से हटाया नहीं है। जो ट्राइबल पीपल है वो वहीं पर रहेंगे, उनको हम लाकर सिटी में या गांव में कहीं पर नहीं रहने के लिए कहेंगे। वो जहां है वो वहीं रहने वाला है। अगर वो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है तो उनको वो फॉरेस्ट का एरिया भी गिवन होगा, लेकिन उनको भी कोर जोन में आने की परमिशन नहीं होगी। वो अपने ही जोन में रहेंगे, अपने ही जोन में रहकर अपनी नीड्स को फुलफिल करेंगे, लेकिन उनको कोर जोन के अंदर आने की परमिशन तो नहीं है। वहां भी ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फाइन। इट प्रिवेंट्स द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एरिया। ऑब्वियसली यहाँ पर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आपको रिक्वायरमेंट है तो आपने बहुत सारे पेड़ काट लिए, या आपको किसी अगर एनिमल की रिक्वायरमेंट है, एनिमल की खाल की रिक्वायरमेंट है, या उसके टीथ की, या उसके किसी और बॉडी पार्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको मार कर ले लो। नहीं, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर ट्रीज को काटना भी पॉसिबल नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है। तो इस एरिया के अंदर आकर अगर हम सोचे कि हम किसी एनिमल का की हंटिंग कर देंगे या हम थोड़े से पेड़ काट के ले जाएंगे, तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। फाइन। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। यस, यहाँ पर रिसर्च सेंटर्स बने हैं तो डेफिनेट सी बात है साइंटिफिक रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटी है, एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए भी है एंड टूरिज्म के लिए भी है। लेकिन ये कौन से जोन के अंदर है? ये है बफर जोन के अंदर। ये कोर जोन में तो ये भी नहीं है, और ना ही ये आउटर जोन यानी ट्रांजिशन जोन के अंदर है। ये बफर जोन के अंदर पॉसिबल है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थिंग पे आते हैं। नेक्स्ट थिंग इसकी हमारे पास में बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं? तो वी हैव 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन आवर इंडिया, जिसमें से कुछ के नाम हम आपको बता देते हैं, जो कि आपको एक दो नाम तो याद होने ही चाहिए। कौन से है? देखो, द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, नेक्स्ट इज काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ऑब्वियस आपने काजीरंगा का नाम तो कई बार सुना होगा, कई बार आता है, एसएससी की बुक्स में आ जाता है या साइंस की बुक में भी आता है काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन का नाम भी सुना होगा, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व एंड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अभी हमने देखा था, वहां की बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना जो है प्रेजेंट है। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज।
अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेसिकली होता क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, किस किस चीज को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है और कैसे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इवन वहां पर तो ट्राइब्स को भी बिल्कुल वहां से निकाला नहीं जा रहा है, ट्राइब्स को भी प्रोटेक्शन मिल रहा है वहां पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बेसिकली होती क्या है? So these are the protected areas which provide protection and suitable living conditions to wild animals. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सेंचुरी का मतलब तो वो होता है कि एक ऐसा एरिया जहां पर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। किसको? वाइल्ड लाइफ को। लेकिन वाइल्ड लाइफ के अलावा किसी को नहीं। यहाँ कोई बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, यहाँ कोई ट्राइब्स को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ को ही प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर क्या होगा? प्रोटेक्शन दिया जाएगा या सुटेबल लिविंग कंडीशंस दी जाएगी वाइल्ड लाइफ को, ओनली वाइल्ड लाइफ को। अब चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो जो कि जंगलों के अंदर रहने वाले हैं, तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा इन दैट पर्टिकुलर एरिया, जिसको हम क्या कहेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहेंगे। नाउ सेंचुरीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग यानी पोचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, जब हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम हंटिंग को या किलिंग को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे सकते, ना ही हम उनकी परमिशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हंटिंग और किलिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है। ना ही आप वहां उस एरिया के अंदर जाकर पेड़ काट सकते हो, ना ही आप किसी एनिमल को मार सकते हो, और ना ही आप वहां पर हंटिंग कर सकते हो, ना ही आप किसी एनिमल को वहां पर जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो पोर्शन हो गया जहां पर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व में भी हमने यही पढ़ा है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है वो बायोस्फीयर रिजर्व से थोड़ा छोटा एरिया होता है। बायोस्फीयर रिजर्व एक इतना बड़ा एरिया है जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाएंगी, नेशनल पार्क्स भी आ जाएंगे, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर कभी भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं आएगा। यानी कि अगर हम देखें तो ये अगर हमारा क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसके अंदर हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएंगी। फाइन, यहीं पर हमारे जो है वो नेशनल पार्क भी आ जाएंगे, लेकिन इनके अंदर अगर हम देखिए कि भाई ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसके अंदर हम हमारे बायोस्फीयर रिजर्व को डाल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है जहां पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होता है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ना ही हम ह्यूमन बींग्स का नुकसान करेंगे, ना ही हम वाइल्ड लाइफ का नुकसान करेंगे। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हम सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स की, वाइल्ड प्लांट्स की, यानी वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं। उसके अलावा ना हम इकोनॉमी की बात करेंगे, ना हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, और ना ही हम किसी ट्राइब की बात करेंगे। फाइन। सम ऑफ थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल, अब कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स है जो कि अभी थ्रेटन्ड है, यानी कि उनको बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है? आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर ब्लैक डक, ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन एक्सेट्रा। दीज आर सम डिफरेंट स्पीशीज जो कि हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता है? इनको उठा उठा कर कहाँ लाया जा रहा है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर वहां पर डाला जा रहा है। फाइन। तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर राइनासोरस इन असम। असम के अंदर एक काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो किसके लिए है? राइनासोरस के लिए है। तो वहां पर किसको प्रोटेक्शन मिल रहा है? राइनासोरस को प्रोटेक्शन मिल रहा है। फाइन। सो आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है। सी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है क्या है? बेसिकली नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही क्या किया जा रहा है? उन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। उसी नेचुरल हैबिटेट के अंदर जहां पर वो रह रहे हैं, उसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ को कोई भी नुकसान हो, लेकिन साथ ही साथ हम किसी भी ट्राइब को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, ना ही हम किसी ह्यूमन एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, और ना ही हम उसे परमिट करेंगे। फाइन। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया है, बहुत छोटा एरिया होता है, जहां पर ओनली वाइल्ड लाइफ पर ही फोकस किया जाएगा। तो उस कंप्लीट एरिया को अगर हमने बाउंड कर भी दिया है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर हम कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होने देंगे, ना ही वहां पर हंटिंग होगी, ना ही वहां पर प्लांटेशन होगा, ना ही कोई एनिमल की ग्रेजिंग होगी, ना ही वहां पर किसी पेड़ को काटने दिया जाएगा। बट वहां पर बहुत सारे जो जितने भी एनिमल्स होते हैं जिनको की प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, तो उनको उनके खुद के नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अपने खुद के घर में रहते हुए ही उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। उनको किसी और के घर में जाके रहने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। फाइन।
चलो, सो थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स के नाम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से ऐसे वाइल्ड एनिमल्स है जो कि अभी थ्रेटेंड है, जिनको की प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, पिंक हेडेड डक, ये सारे नाम आपको याद रखना है। घड़ियाल का नाम भी याद रखना है, घड़ियाल तो आई होप कि सुना ही होगा आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे पास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, दैट इज संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक कौन सी है, संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। सी ऐसा नहीं है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितने हमने नाम लिए सिर्फ वही है, नहीं, बहुत सारे हैं, आप भी जाकर देख सकते हो। एटलीस्ट आउटर साइड से तो हम उसका ब्यौरा ले ही सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व तो ऐसा है जहां पर आप टूरिज्म भी कर सकते हो, जहां पर आप घूम भी सकते हो। तो आई सजेस्ट कि अगर आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा वहां पर घूमने, तो बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलो नेक्स्ट इज मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। आई होप कि नाम से ये याद रहेगा कि हाँ ये तमिलनाडु के अंदर है। नाउ नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज भरतपुर बर्ड सेंचुरी, यस भरतपुर बर्ड सेंचुरी का तो आई होप कि अपना नाम बहुत बार सुना होगा, दैट इज इन राजस्थान। नाउ अब इसको हमने बर्ड सेंचुरी क्यों कहा है, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जहां पर मेनली बर्ड्स को प्रोटेक्शन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी और को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है या यहाँ पर ओनली बर्ड्स है, नहीं, काफी एनिमल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन मेनली यहाँ पर कौन है, बर्ड्स है, मेनली यहाँ पर बर्ड्स है। दैट इज वाई हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर राजस्थान के अंदर ये प्रेजेंट है। यस, वन मोर थिंग, ये जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पर साइबेरियन क्रेन्स भी आते हैं। भरतपुर का नाम तो बहुत ज्यादा फेमस है, साइबेरिया से जो साइबेरियन क्रेन्स आते हैं एवरी विंटर, वो कहाँ आते हैं, भरतपुर के अंदर ही आते हैं। तो आई होप कि अब आपको ये नाम याद रहेगा कि यस देयर इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जो कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन सी है, देखो सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी, जो कि हरियाणा के अंदर प्रेजेंट है। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी है, ये भी एक बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पर भी मेनली जो प्रोटेक्शन मिलेगा किसको मिलेगा, बर्ड्स को मिलेगा, दैट इज इन हरियाणा। नेक्स्ट इज दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है कर्नाटका के अंदर। एंड नेक्स्ट वन इज थट्टेकट वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, दैट इज इन केरला। जो बर्ड सेंचुरीज है, याद रखिए कि उनके अंदर मेनली बर्ड्स को प्रोटेक्शन मिलता है। वैसे बहुत सारे एनिमल्स को मिलता है वहाँ, बहुत और भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या होगा, वहां पर मेनली जो होंगी वो बर्ड्स आपको नजर आएंगी। द नेक्स्ट थिंग इज जू। अब ये जू क्या होता है भाई, जू एक ऐसा प्लेस है, जू एक ऐसी जगह है जहां पर हम घूमने चले जाते हैं, जब मूड हुआ हम घूमने चले जाएंगे। जू का जो फुल फॉर्म अगर हम देखें, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म, ये है जूलॉजिकल पार्क की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये है जूलॉजिकल पार्क की शॉर्ट फॉर्म। फाइन, जूलॉजिकल पार्क, जू का फुल फॉर्म क्या होगा, जूलॉजिकल पार्क होगा। अब ये जूलॉजिकल पार्क बेसिकली क्या है, तो जूलॉजिकल पार्क हमको पता है जनरली जब हम संडेज की बात करते हैं, तो संडेज को घूमने का अगर प्लान बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली जू का प्लान बनता है कि हाँ चलो ठीक है, जू घूम के आते हैं, नए नए एनिमल्स भी देख कर आएंगे। फाइन, नए एनिमल्स भी देख कर आएंगे। तो अब जू के बारे में आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है। जू बेसिकली एक ऐसा प्लेस है जहां पर बहुत सारे एनिमल्स को अलग अलग जगह से लाया जाता है और उनको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। नहीं, मतलब शर्मनाक बात है ना कि हम उनको पिंजरे के अंदर बंद कर रहे हैं। See, a large garden or park where many types of wild animals and birds are brought from different parts of the country and the world are kept in cages or enclosure so that people can see them and is called a zoo. हमें बहुत सारे एनिमल्स को देखना है, हम चाहते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ के, जो पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के जो भी एनिमल्स है उनको हम देखें। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि खुद ही जाके घूम के आ जाएं कहीं पर और एनिमल्स को देख के आ जाए, नहीं, हम क्या करेंगे, वहां डिफरेंट पार्ट से एनिमल्स को लेकर आएंगे और उनको केजेस के अंदर रख देंगे। अब अगर सपोज हम बात करें ऐसा जू जो कि इंडिया के अंदर है, तो क्या होगा, हम वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से या कंट्री के डिफरेंट पार्ट से क्या करेंगे, बहुत सारे एनिमल्स को लेकर आएंगे। अब हमको शेर देखना है तो क्यों नहीं जाके जंगल के अंदर देख के आ जाओ, नहीं, हम क्या करेंगे, जू में जाएंगे और जो पिंजरे के अंदर बंद है ना उसको देखने की कोशिश करेंगे। मतलब हद हो गई ना कि हम सारे एनिमल्स को ले जाकर कहाँ बंद कर रहे हैं, पिंजरे के अंदर बंद कर रहे हैं। एक दिन सोच के देखो कि अगर हमको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, क्या हम वहां पर रह पाएंगे? भले ही आपको वहां खाना पानी सब कुछ मिल रहा है, क्या आप वहां रह पाओगे? इवन अगर हम बर्ड को भी अपने उस पिंजरे के अंदर जब बंद करके हमारे घर के अंदर रखते हैं तो वो बर्ड भी बहुत चिल्लाती है। क्यों चिल्लाती है? क्योंकि वो वहां परेशान है। एंड आई होप कि आपने एक कविता सुनी होगी, सोने का पिंजरा, आई थिंक
मुझे नहीं याद है उसका नाम क्या है कविता का, लेकिन हिंदी के जो बुक है उसके अंदर एक फर्स्ट पोएम हुआ करती थी जो कि सोने के पिंजरे में बेस्ड थी, कि भाई जो एक बर्ड है उसको भले आप वहां कुछ भी दे दो, चाहे आप कुछ भी उसको दे दो, चाहे आप खाना पानी सब कुछ टाइम पे दे रहे हो, वैरायटी ऑफ फूड दे रहे हो, लेकिन उसको तो वो नीम की निबोरी ही पसंद है, उसको वो बहता हुआ पानी पसंद है, उसको अपनी आजादी पसंद है। वो क्या चाहती है, वो खुले आसमान में उड़ना चाहती है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, उसको पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हम कोई भी एनिमल को पिंजरे के अंदर कैद कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर भी जू के अंदर भी बेसिकली होता क्या है, जू के अंदर भी यही है कि बहुत सारे एनिमल्स को क्या किया जाता है, बहुत सारे एनिमल्स को लाया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से, और उनको वहां के पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। उनको खाना पानी सब कुछ मिलेगा, अगर वो बीमार है तो उनकी केयर भी की जाएगी, उनको दवाइयां भी दी जाएगी, उनके लिए डॉक्टर्स भी अपॉइंटेड होते हैं, सब कुछ होगा वहां पर, उनका बहुत ध्यान रखा जाएगा, लेकिन उनको अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल दिया जाता है। अब जो जू के अंदर एनिमल्स है ना, वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपको देखने में, लेकिन स्टिल हम उनको देखने में इंटरेस्टेड है, दैट इज वाई हम उनको वहां पर लेकर आए और कैद कर दिया हमने उनको। कितना मतलब बहुत अजीब नहीं है ये कि हमने उनको जाकर बंद कर दिया। अब सोचिए जू के अंदर हम इतने खुश कुछ एनिमल्स की पिक्चर बनाते हैं, क्या एनिमल्स एक्चुअल में खुश होते हैं? नहीं होते। तो ये एक कोई मेथड नहीं हुआ कि हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है तो उनके नेचुरल हैबिटेट में ही करना है, तभी वो प्रोटेक्ट रहेंगे, तभी जो वाइल्ड लाइफ है वो प्रोटेक्टेड रहेगी और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व तभी किया जा सकेगा। ये जूलॉजिकल पार्क्स जो है, भले ही कहा जाता है कि नहीं, जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको हम लाकर वहां पर रख रहे हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन इससे प्रोटेक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो भी एनिमल है जब आप उसको जू के अंदर लाकर रखेंगे, पिंजरे में रखेंगे, तो वो डिप्रेशन से ही मर जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर डिप्रेशन होता है, नहीं, किसी एनिमल को अगर अपने हैबिटेट से निकाल के कहीं बंद कर दिया जाएगा तो भाई उसे भी तो खुले में रहने की आजादी है, उसे भी तो अपनी फ्रीडम चाहिए, और जब उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी तो वो भी परेशान होगा, वो भी हैरान होगा और वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाएगा। दैट इज वाई हमें जू के अंदर एनिमल, जू जो है उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए, लाइक जू के अंदर एनिमल्स को लाके नहीं रखना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ, तो हमें बायोस्फीयर रिजर्व्स को बढ़ावा देना है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बढ़ावा देना है। सो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया है इन सब के बारे में। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद द नेशनल पार्क्स। भाई हमने कंजर्वेशन की बात की थी, तो उसके अंदर हमने 3 मेथड्स देखे थे कि भाई 3 एरियाज है जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं। द फर्स्ट वन वाज बायोलॉजिकल रिजर्व, देन बायोस्फीयर रिजर्व, सेकंड वन वाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द थर्ड वन वाज नेशनल पार्क्स। तो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं और किस तरह से वो इन दोनों से ही डिफरेंट है, एंड हम फ्लोरा एंड फाउना के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।